कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अनूप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस सेशन में, जिसमें हम आपसे आपके बारे में, आपके इनिशिएटिव्स जो हैं उनके बारे में और आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा समझने का उद्देश्य ये होगा कि हम आपसे प्रेरणा लें कि जिस प्रकार आप कहते हैं कि जिस टाइम में लोग आराम करना शुरू करते हैं या अपने पेंडिंग सपने जो होते हैं, कहीं घूमना हो, कहीं वाइफ लेके जाना हो, प्रॉमिस जो अधूरे हों वो पूरे कर रहे होते हैं, आप उस टाइम में एक इनोवेटिव तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय भी है और बहुत ही आश्चर्यजनक भी है कि ऐसे तो मंदिर में जाके दान भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने एक ऐसा नायाब तरीका ढूंढा हुआ है और उसके ऊपर इतने सालों से काम कर रहे हो कि हम कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा समझ सकें कि आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, आप उसे और आगे किस प्रकार बढ़ाना चाहते हैं और आज की तारीख में आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च की है, आपने शुरुआत एक केमिस्ट शॉप से की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर उसके बाद आपने उसे और आगे बढ़ाया। बिजनेस तो हर कोई करता है, लेकिन अपने बिजनेस में लीडरशिप और एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कि आपके ही तरीके का बिजनेस करने वाले लोग आपको प्रतिद्वंदी ना समझकर अपना प्रतिनिधि जब समझना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे उनको लगता है कि अगर हम इस व्यक्ति के के पीछे चलेंगे या इस व्यक्ति को फॉलो करेंगे, तो ये हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक सुनहरा क्या कहते हैं उद्देश्य साबित होगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप सिर्फ एक मेडिसिन के बिजनेस में नहीं है। आप जब स्टूडेंट भी थे तब भी आप काफी एक्टिव थे और स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव थे। जितना मैं आपके बारे में पढ़ता जा रहा हूँ उतना ही मुझे और आश्चर्य होता जा रहा है कि आप एक जिंदगी में कितनी सारी चीजें कर रहे हो। कभी कभी थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है कि क्या जज्बा है, और बार बार एक बात याद आती है कि एक जिंदगी में आप कितना कुछ कर रहे हो और उसी एक जिंदगी में कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अटल इनोवेशन मिशन में हम अपने स्कूल्स में, अपने अटल टिंकरिंग लैब्स में हम केवल सिर्फ एक नया नवाचार करने की कोशिश नहीं करते, यानी एक इनोवेशन करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम एक इस प्रकार का व्यक्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे स्टूडेंट आगे चलकर इस देश को एक महान देश बनाने में सक्षम बने, खुद एक क्या कहते हैं वेल्दी इंसान बने, खुद पैसे कमाए, खुद अपनी नॉलेज और अपनी स्किल से सक्सेस हासिल करें। वो तो हर कोई करता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ लिख लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो आप कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर लोगे। लेकिन एक देश में योगदान करना, एक देश की प्रगति में योगदान करना, ये हर कोई नहीं कर पाता। और अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जो हम बाल भारती स्कूल लुधियाना, भटनागर इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली और मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल जो इस प्रोग्राम को इस वक्त होस्ट कर रहा है, हम तीनों स्कूलों में करीबन 2 से 2,500 स्टूडेंट्स के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली हम आसाम से लेके जम्मू तक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ, गुजरात, ऑलमोस्ट पूरे देश में धीरे धीरे स्टूडेंट से जुड़ते जा रहे हैं। जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे देश के स्टूडेंट के साथ जुड़े, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें कहीं से ज्ञान का समुंदर मिल रहा है तो हम उसको दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से और बढ़ जाती है। आज हम जब आपसे बात करेंगे तो आपसे बात करने की वजह से हम में से कुछ लोगों के ऊपर
जरूरी है, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और फिर क्या पता आज से 10 साल बाद आप जैसा ही हम भी कुछ करके दिखा दें दुनिया को, और हम में भी वो खूबी आए, हमें भी कोई इनवाइट करे और हमसे भी कोई प्रेरणा ले। तो इस प्रकार का ये उद्देश्य है। मैं पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि श्री अनूप खन्ना जी नोएडा में रहते हैं और उनका केमिस्ट का बिजनेस है और वो स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं। और ये जो दादी की रसोई जिसके बारे में आज हम जानेंगे, वो उन्होंने अपनी मम्मी के सपने को पूरा करने के लिए ये शुरू किया था। और इसके शुरुआत तो खाने से हुई है, यानी कि भूखों को खाना खिलाना। लेकिन वो इस प्रकार से नहीं कि जो आपके पास आए खाना खाने के लिए उसको जाते वक्त ये महसूस हो कि जैसे उसने भीख मांग के आपसे खाया है। अनूप जी ने जब ये शुरू किया तो उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो दूसरे को नीचा दिखाकर या दूसरे को कमजोर दिखाकर या दूसरे को किसी भी प्रकार से उसके स्वाभिमान को कोई हानि ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखते हुए इस अपने इनिशिएटिव को शुरू किया था। और कोई होता तो एक इनिशिएटिव करके आराम से बैठ जाता और कहता कि बस काफी है, लेकिन इन्होंने उसके आगे एक और कदम रखा और इन्होंने कहते हैं रोटी, कपड़ा और दवाई। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट शायद ये मकान भी अरेंज करवा ही देंगे क्योंकि आज ये रोटी तो सिर्फ केवल 5 रुपए में, आई मीन जो और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 रोटी दे दी और 1 सब्जी दे दी, ऐसा नहीं है। मैं जब भी रोज सुबह इनके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे इनके पोस्ट देखता हूँ कि आज ये चीजें मिल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने घर में भी इतनी चीजें नहीं बनाते हैं खाने में जितनी ये अपने दादी की रसोई में बनाते हैं और जो सबको खिलाते हैं। और मैं उस थाली को देखकर और उस थाली में जितने आइटम्स होते हैं उनको देखकर हैरान हो जाता हूँ कि 5 रुपए में इतना सब कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, 1 दिन दिया जा सकता होगा, 2 दिन दिया जा सकता होगा, पर ये करीबन पिछले 5-6 सालों से हर रोज, सिर्फ एक होली का दिन अगर छोड़ दें तो हर रोज ये इस प्रकार जरूरतमंदों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने आगे चलकर एक और इनोवेटिव मेथड ढूंढ निकाला कि लोगों को सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, लोगों को कपड़ों की भी जरूरत है। और बहुत ही इनोवेटिवली इन्होंने कपड़े भी प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि शादी के कपड़े भी प्रोवाइड करते हैं और वो भी केवल 10 रुपए में। अब ये तो हैरान करने वाली बात है कि ये किस तरह से होता है, वो भी हम जानेंगे। उसके बाद अब इन्होंने भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री औषधि योजना जो उन्होंने शुरू की है, उसके साथ भी एक तरीके से मिलकर अब जरूरतमंदों को जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन, सोचिए एक केमिस्ट है, उनका खुद का बिजनेस है, जो दवाई वो 100 रुपए में बेच सकते हैं, उसी दवाई को वो 10 रुपए में भी बेचने के लिए तैयार है। यानी खुद अपने बिजनेस के खिलाफ जाकर, खुद अपने प्रॉफिट के खिलाफ जाकर ये तो आत्महत्या करने वाली बात हो गई है, लेकिन फिर भी जरूर इन्होंने उसमें कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा कि एक जिंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी में एक नेक कार्य करना भी जरूरी होता है, और जो ये एक नहीं अब 3-3 कर रहे हैं। और इनकी कहानी जब भी मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, आप YouTube पे अगर केवल दादी की रसोई सर्च करोगे तो शायद सैकड़ों बार सैकड़ों सेलिब्रिटीज इनसे जाके मिल चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही वरुण पूर्ति भी इनसे मिले हैं और उन्होंने भी इनका इंटरेक्शन का एक वीडियो शेयर किया है। तो मैं बहुत आज गर्व के साथ इस सेशन में अनूप जी को सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना समय निकालकर और यहाँ पर हमारे साथ समय बिताने का हमें सौभाग्य दिया। दूसरा ये कि आप सब लोग भी यहाँ पर जुड़े हो, उसके लिए भी धन्यवाद। तो अनूप जी, ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं चाहूंगा कि सबसे पहला सवाल आपसे ये करूं कि अनूप जी, दादी की रसोई शुरू होने से पहले जिंदगी किस प्रकार की थी? मीन्स थोड़ा बचपन से लेकर और दादी की रसोई शुरू होने तक, जिस दिन आप दादी की रसोई को शुरू करने का विचार आपके दिमाग में आया,
उसके बीच का जरा हमें इंट्रोडक्शन बताइए कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आपकी क्या उपलब्धियां थी। ये आपकी लाइफ का पार्ट 1 है। और उसके बाद दादी की रसोई शुरू करने के बाद मेरे ख्याल से पार्ट 2 शुरू होता है, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। तो अब फोरम डायस आपके हवाले है। हम अब आपको सुनना चाहेंगे कि दादी की रसोई से पहले अनूप जी, अगर कोई आपको जानता था तो किस प्रकार से जानता था, आप क्या करते थे, कहाँ से हैं, कहाँ पढ़े, किन चीजों में आपकी रुचि थी, और ये दादी की रसोई, ये इनिशिएटिव कहाँ से आपने शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने बढ़िया मंच पे इनवाइट करा है, और जैसा भी छोटा मोटा मेरा अनुभव रहा है उसको शेयर करने का मौका दिया है। बचपन मेरा देहरादून में गुजरा है। डाक पत्थर एक जगह है, विकास नगर, मेरी वहां से पढ़ाई हुई थी। शुरू से ही मैं थोड़ा सा कुछ कहिए अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रही। जैसे मेरी, जब मैं 5th क्लास में था तो मैं रुड़की में था, एक जैन स्कूल में था। तो सबसे पहले वहां पर महावीर जी की जब रथ यात्रा निकलती है तो उसके बचपन का रोल मुझे ऑफर हुआ। तो नाटकों का शौक वहीं से शुरू हुआ। तो जब देखा कि जब वो रथ यात्रा जा रही है, लोग पैर छू रहे हैं, क्योंकि हम तो महावीर जी का स्वरूप माने जाते थे उस टाइम पे जब झांकी निकल रही थी, तो बड़ा अच्छा सा लगा। फिर उसमें फिर नाटकों वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू करा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। देहरादून में जब हमने वहां पे अपनी स्कूलिंग शुरू करी तो खेलने का बहुत शौक था मुझे। खेलने के अंदर टेबल टेनिस मेरा वहां पे पेट गेम था, तो मैंने देहरादून की चैंपियनशिप उठाई, फिर गढ़वाल रीजन, उसके बाद में स्टेट वगैरह खेले हम। अब जब आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे भी हो जाते हैं। आपके यहाँ चूंकि देहरादून के लोग भी हैं तो आज नहीं तो कल पता लगेगा। एक बहुत गुर की बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत कम लोगों को मैंने बताई है, आज आपके माध्यम से बताऊंगा। इंटरमीडिएट में जब मैं ये सारी चैंपियनशिप जीत रहा था, तभी एग्जाम्स हुए और मैं फेल हो गया था। और उस टाइम जब फेल हुआ तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। तब मेरे को बड़ा अंदर से, वो जो फेल होना मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा लाइफ का चेंज था। आज जब मैं सुनता हूं कि बच्चे फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए, यहां चले गए, वहां चले गए, मुझे नहीं लगा। मैंने कहा मैं फेल किस वजह से हुआ। मैंने अंदर से सोचा, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था, सब चीज में था, तो मैं पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाया, मेरा इंटरेस्ट कहीं और था, इस वजह से फेल हुआ, ना कि इस वजह से फेल हुआ, या तो मैं कहीं और ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने भी समझाया कि कोई भी आविष्कार होता है तो वैज्ञानिक 2 बार 4 बार 8 बार फेल जरूर होते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं, असफलता सफलता की मेन कुंजी होती है। अगर आप जिंदगी में कभी असफल हो रहे हैं तो उससे निराश होने की कभी कोई भावना अंदर मत रखिए कि हम जिंदगी में अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये जो भावना आ जाती है कि मैं फेल हो गया, कैसे फेस करूंगा, क्या होगा। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। जब इंटर में मैं उस टाइम फेल हुआ और लोग स्पोर्ट्समैन मानते ही थे, तो अपने प्रैक्टिस, मैंने कहा क्यों छोड़ा जाए, फेल तो हो ही गए। तो शाम को प्रैक्टिस करने गए तो एक अंकल मिले, बोले बेटे क्या हुआ। मैंने कहा अंकल रिजल्ट आ गया। बोले क्या हुआ। मैंने कहा अंकल फेल हो गए। अब वो अंकल मेरी शक्ल देख रहे थे कि यार इतना स्मूथली ये बता रहा है फेल हो गया। मैंने कहा अगर मैं रो के बताऊंगा तब भी कुछ नहीं होना, फेस मुझे करना है, झेलना मुझे है। क्यों ना जो चीज मेरे साथ हुई है उसे, ठीक है हो गया, लेकिन मैं कहीं और बहुत अच्छा था। इसी तरह फिर मैं बीएससी करी, मैंने मुरादाबाद से, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी चैंपियन था, वहां पे भी स्पोर्ट्स वगैरह में काफी एक्टिव रहे। तो ये एक जीवन का पहलू था जहां पर मैं असफलता से मैंने बहुत कुछ सीखा कि आपको असफलता से घबराने की कभी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी, मेरे अंदर एक शुरू से एक आदत रही, नेवर से डाई स्पिरिट थी कि अगर ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इसको मुझे करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये एक अंदर से हमेशा भावना रही। उसके बाद में मैंने, जैसे आपने मलिक साहब ने अभी बताया कि यहाँ पर दवाइयों का व्यवसाय शुरू करा नोएडा में आके। दवाइयों के व्यवसाय में आते के साथ ही, चूंकि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज करता था, तो यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का मुझे अध्यक्ष चुना गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोएडा जैसी जगह में, जहां आजकल आप देखते हैं जात बिरादरी ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन
लोगों ने कहा ये हमारा प्रतिनिधि ठीक है, बंदा जो आपने मलिक साहब ने बताया बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करी चीज। उन्हें लगा यार ये आदमी थोड़ा सा काम करेगा हमारे लिए, हमारे बीच में। तो आज 25-26 साल हो गए हैं, तो मैं लगातार यहाँ का अध्यक्ष हूँ पूरे जिले का। अब मैं लोगों से कहता हूँ यार मैं बुढ़ा हो गया, मुझे छोड़ो यार तुम जना किसी और यंग बच्चे को ले आओ आगे, लेकिन कहते हैं नहीं अंकल आप ही को रहना है। ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। जो काम करें आप दिल से करें, अच्छी तरह से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहां पर जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स का शौक था, तो नोएडा स्टेडियम था, वीरान पड़ा रहता था, तो हमने चेयरमैन साहब वगैरह से मिले, यहाँ पर बैडमिंटन हॉल मैंने डेवलप कराया, फिर टेबल टेनिस कराया। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप किसी चीज को आगे बढ़ के कर रहे हैं और दूसरा आता है कहता है कि साहब मैं करना चाहता हूं, तो आप कर लीजिए। दुनिया में बहुत सारी चीज पड़ी है। हम क्या होता है, मान लीजिए मैंने बैडमिंटन हॉल डेवलप कराया था, मैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों भाई, दूसरा आ रहा है उसे दे दो, तुम तीसरा काम कर लो। मैंने फिर टेबल टेनिस वहां पे डेवलप कराया। इस वहां पे जो एक योगा सेंटर मेरे को दिया गया था, वहां पे जिम की स्थापना करवाई हमने, जिम भी किसी एक मेहता साहब को दिया गया। आई मीन जो जो काम करने में अकेला, देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है, कोई भी एक आदमी सारे काम नहीं ही कर सकता है। कुछ काम आप मेरे से बेटर कर सकते हैं, जो अटल योजना और ये जो मिशन चला रहे हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं चला सकता। आप मुझसे उम्मीद करें मैं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। दादी की रसोई मैं चला रहा हूँ, हो सकता है ये आपको इतना टाइम लगे। तो हर आदमी अपने अपना अपने अपनी जगह पे काम करता रहे, वो सक्सेस होता है। बहुत अच्छा सवाल करा था आपने कि हम लोग सोचते रह जाते हैं क्यों नहीं कर पाते। यंग बच्चों को ये मेरी बहुत बड़ी एक गुजारिश है कि इस पॉइंट को जरूर समझें आप लोग। हम लोग क्या होता है, बड़ा काम हम लोग करते नहीं है, छोटा काम करते नहीं है, बड़ा काम होता नहीं है। बड़े को सोचते रह जाते हैं कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, और छोटा काम करने में हमें शर्म आती है या करते ही नहीं हम लोग। तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं और इसलिए सिर्फ बातें करते हैं। आप लोग कहीं से भी कोई भी छोटा काम है उसे भी करने में कोई परहेज मत करिए। शुरुआत छोटे से होगी, बड़ा अपने आप होता चला जाएगा। बहुत फायदे रहते हैं। अब अगर छोटा सा शुरू करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपकी कहाँ कहाँ गलती होनी है वो सब पता लग जाएंगी, और फिर बड़े काम में जब आप जाएंगे तो उस टाइम पे बहुत मदद मिलती है। यहाँ 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। खाली यही काम नहीं था, जब हम केमिस्ट एसोसिएशन में थे तो उस टाइम पे हर सर्दियों में हमने एक अपील करते थे अपने मेंबर से कि हमें इस बार सर्दियां हैं, कंबल बांटने हैं। कोई 2 कंबल दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, 600-700 कंबल इकट्ठे हो जाते थे। उनको हम लोग बांटने निकलते थे, और ऐसे नहीं बांटते थे कि झुग्गियों में जाके बांटना है। हम पूरे साल नॉन गरीब देखते थे। नॉन गरीब मतलब जो जैसे आप किसी बैंक में जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और पार्किंग वाले हैं, सिक्योरिटी जो हमारे सेक्टर्स के गेट पे लोग खड़े होते हैं, 20-25 हर सेक्टर के अंदर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, उन सबको हम लोग फॉलो करते थे। तो जितने कंबल होते थे इनको चुन चुन के उनकी सेक्टर्स वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते। इसी तरह जब बिहार के अंदर एक बार बाढ़ आई थी, ये 2 एग्जांपल मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो हम लोग एक ट्रक लोड हमने यहाँ से माल पूरा उसके अंदर मेडिसिन भी थी और कपड़े भी थे, अनाज था, सारा कुछ लेके। तो नेचुरल अखबार वाले आते हैं, सब फोटो वोटो सेशन चल रहा था। तो हमारे एक मित्र ने पूछा भाई साहब ये ट्रक जाता भी है या दिल्ली वगैरह से लौट के आ जाता है? मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, इधर से गड़बड़ है। हेलो हेलो, अर्जुन आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। यस सर। अच्छा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। शुड आई कंटिन्यू? आपकी आवाज हेलो, अच्छा। तो हमारे मित्र ने ये मेरे से पूछा कि ये क्या आवाज आ रही है? आ रही है ना? यस सर। तो हमारे मित्र ने पूछा ये ट्रक जाते भी हैं या Yes, दिल्ली yes. वगैरह से बॉर्डर से वापस घूम के आ जाते हैं वापस ही? मुझे लगा ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है हर काम के अंदर। तो मैंने उसी टाइम ट्रक ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा पूर्णिया जाना था हमारा ट्रक, पूर्णिया के आगे बाढ़ आई हुई थी 2004 के आसपास की बात है।
मैंने कहा पूर्णिया पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? उसने कहा, कहने लगे कि सर 8 से 10 दिन। जब मैंने कहा 1 दिन रह जाए तब मुझे बता देना। उसका फोन आया, मैं यहाँ से बागडोगरा बाई एयर गया, वहां से हमने टैक्सी पकड़ के पूर्णिया पहुंचा। 1 दिन पहले उसके आगे एक 30 किलोमीटर दूर बनबन की जगह है, वहां पर एक्चुअल बाढ़ आई हुई थी। वहां पर जाकर फिर हमने पहले 1 दिन पहले सारी तैयारी करी, एक वीडियोग्राफर का इंतजाम कराया। हमने उसके अंदर एक सीडी बनवा के दी, कैसे ट्रक आया, कहां पर हम लोगों ने किन किन लोगों के माध्यम से उसे एग्जीक्यूट करा, कहां कहां किस किस को दिया, वो सारी चीजें वीडियो शूट करके हम लोगों ने जिस जिसने हमें सामान दिया था उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर। वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया हमारे पास। उनको लगा यार कि ये कहाँ गया, कैसे गया, जैसे लोग फाइनेंस करते हैं तो उनको पता भी रहना चाहिए कि हमारा कहाँ कहाँ यूज हुआ। इसका फायदा क्या हुआ, जब केदारनाथ में जब हादसा हुआ था, 16 तारीख की रात में हुआ था, जब बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ था, तो 17-18 में जब न्यूज में पड़ा कि ऋषिकेश के ऊपर ट्रक नहीं जा पा रहे हैं, हमने अपने ग्रुप में और फेसबुक वगैरह में सब में डाला कि भाई वहां नहीं जा पा रहे हैं, हम 20 तारीख की सवेरे वहां निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए, जो गढ़वाल में है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम 3 लोग यहां से गए थे, 2.5 लाख रुपए कैश आ गया था। मुश्किल से दोपहर में हमने पोस्ट करा था और रात तक, और रास्ते पर हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि हम भी डोनेट करना चाहते हैं। खैर हम लोग रास्ते में थे, लोग वहां से निकल नहीं पा रहे थे और हम वहां पहुंचे थे। और सबसे पहले श्रीनगर पहुंच के हम लोगों ने ही वहां पर मदद प्रशासनिक लोगों के सहयोग से करी थी। वहीं पर सामान खरीदा था, राशन खरीदा था, पानी वगैरह, बिस्किट वगैरह, जो उनके घर गृहस्थी का सामान था वो सारी चीजें खरीद के दे दी थी हमने। क्योंकि हमारे पास कैश था तो वहां पे लोकल वेंडर से हमने सारी सामान खरीदा था। मैं यहाँ 2-3 ये जो एग्जांपल्स होता है, एक जज्बा होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, विल पावर नहीं है, और सिर्फ आप फोटो खिंचवाने के लिए काम करना चाहेंगे, तो ये शायद चीजें पॉसिबल नहीं है। वरना उस स्थिति में जब लोग वहां से निकल नहीं पा रहे और आप जाने की सोच रहे हैं अपने आप पे। लेकिन मेरे जिस टाइम हमने फैसला करा तो 2 आदमी मेरे साथ और भी गए थे। तो ये है कि अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपका साथ देने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कुंभकोणम में, 400 बच्चे, ये तकरीबन 2002 के आसपास की बात है, 2001, आग लगी थी स्कूल के अंदर, तो 400 बच्चे उसके अंदर जल गए थे। तब मुझे लगा कि स्कूल के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एसएसपी और एसपी वगैरह को कांटेक्ट करा। हमने कहा एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती, जब हादसे होते हैं उसी की बात शुरू करते हैं। तो कुछ बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, तो हमने एक कमेटी बनाई जिसमें एक फायर इंस्पेक्टर ऑफिसर थे, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे और एक मैं था। मैं स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी हुआ। तो हम तीनों ने यहाँ के नोएडा के सारे, चाहे वो डीपीएस था, चाहे एपीजे था, चाहे कोई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा स्कूल, सारे स्कूल्स को हम लोगों ने सर्वे करा। हमने उसके अंदर देखा कि अगर कोई कमी है तो उसको बता दिया जाए पहले से ही। तो बहुत बड़ा अच्छा स्टेप था, और हर स्कूल को देखने का मौका मिला। उनके भी मैनेजमेंट को ये पता लगा कि हाँ, हम ये चीजें शायद इग्नोर कर रहे थे, और ये कोई बताते नहीं थे बाहर जाके कि किसी स्कूल को बदनाम करना हो या कुछ करना हो। तो ये ऐसे क्रिएटिव स्टेप्स हम लोगों ने शुरू से लिए। तो दादी की रसोई जो आप बता रहे हैं, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये धीरे 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 ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तब ये चीजें निकल के आती हैं कि हाँ। 2009 के आसपास ये जो फी हाइक का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, सबसे पहले नोएडा से हम ही ने शुरू करा था। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि फीस ज्यादा क्यों है। मैं कहता हूं आप 10,000 की जगह 20,000 भी फीस रख सकते हैं, 50,000 कर लीजिए। मेरी कैपेबिलिटीज होंगी, मेरी पॉकेट अलाउ करेगी, मैं आपके एडमिशन लूंगा। मेरी उस टाइम जो हमने शुरू करी थी लड़ाई, हमारी लड़ाई का मुद्दा ये था कि आपने कोई फीस तय करी है और अगले साल उसे 20% बढ़ा दिया, फिर उसके बाद 30%। तो ये चीज गलत है। आप एक परसेंटेज 10% से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। ये मुद्दा था कि अगर बड़ा स्कूल है जो हॉर्स राइडिंग सिखा रहा है, स्विमिंग सिखा रहा है, कुछ, तो पैसे तो ज्यादा ले गई। तो उससे हमारा मतलब नहीं था पैसे कितने ले रहे हो, हमारा ये मुद्दा था कि आप जो हर साल फीस बढ़ती है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये मुद्दा शुरू करा था। फिर पीआईएल हमने हाई कोर्ट में फाइल करी थी। तो ये सारी चीजें चलती रहती थी। अब आते हैं हम दादी की रसोई कैसे शुरू करी गई, कहाँ करी गई, कैसे। तो एक बार हम खाना खा रहे थे, ये सब कुछ चल रहा था। हाँ, इससे पहले एक बार हम ट्रैफिक वगैरह भी कंट्रोल कर रहे थे स्कूल्स का, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो सारे लोग मिलके। तो एक चौराहे पे एक बंदे ने बहुत सवाल करा, जो वो रेड लाइट जंप करके जा रहा था, रोका मैंने कहा भाई
कहने लगे आप कहीं के दरोगा लग रहे हैं क्या, किसने अधिकार दिया आपको? तो सवाल तो बिल्कुल सही था कि हम ये जितनी सोशल एक्टिविटीज आज तक कर रहे हैं, पावर तो है नहीं हमारे पास। जो जिनके पास पावर्स हैं वो काम करते नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये रह गया कि बगैर पावर के अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं ये सारे काम। इसी बीच में क्या हुआ कि एक बार, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ सर, बिल्कुल। इसी बीच में एक दिन हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो मम्मी बोली कि तुम इतने सारे काम करते हो, क्यों नहीं ऐसा करते, किसी जो मेरे हिस्से का खाना बचता है वो किसी गरीब को क्यों नहीं खिलाते? तो हम लोग हंसने लग गए, बच्चे बच्चे हम लोग साथ में। मैंने कहा मम्मी आप खाना ही कितना खाते हैं, इतने खाने में तो कोई एक चिड़िया भी खाना नहीं खा सकती गरीब मतलब किसको खिलाएंगे? तो बच्चों के एकदम से थे, बैठे बैठे बच्चों के मुंह से निकला, बोले पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू करते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हाथ के हाथ उसी टाइम नाम भी पड़ गया, ये भी हो गया। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी अच्छा बताओ क्या खिलाना चाहते हैं? बोली दाल चावल और एक हरी मिर्च दे देना। तो मैंने कहा अब हरी मिर्च के बदले हम अचार कर देते हैं, तो ये मेन्यू भी उसी टाइम सेट हो गया। देखिए जब बानक बनते हैं तो कैसे होता है, तो हमारे अब ये हुआ बनाएगा कौन, कैसे करेगा? तो हमारे दवाई की दुकान होती थी गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, उसके प्रांगण में एक होटल होता था। शाम को मैंने उसके कुक को बुलाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक भावना है, 100-200 आदमी का खाना बनाना होगा, सवेरे 2 घंटे बना दिया करना आप, बाकी सामान बता दो क्या क्या लाना है। उसने सामान की लिस्ट दी, मैं सामान लेके आया। इत्तेफाक से 21 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है। ये घटना 15-16 अगस्त के आसपास की है। वह उसी टाइम तय हुआ कि 21 अगस्त को मम्मी जी का आदेश हुआ कि 21 को तुम्हारा जन्मदिन भी है, उसी दिन शुरू कर दो। तो फटाफट सारा सामान लिया, वो जो कुक था उसने आके खाना बना दिया, अगले दिन शुरू हो गया। अब मलिक साहब आप कह रहे हैं मैं 5 साल से कैसे कर रहा हूँ? ईमानदारी की बात है कि 5 साल से सोचने की फुर्सत ही नहीं हुई। आज खाना बनाने के बाद में दोपहर में आते हैं, 3 बजे पढ़ के सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं। फिर वो अगले दिन शुरू हो जाता है, फिर वही रूटीन चल रहा है। हाँ, बहुत मेहनत का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 500 आदमी का खाना, जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि एक ब्याह बारात का खाना होता है, पूरी मेहनत उसी हिसाब से दिखती है। और खाने की आइटम में आपको एक-एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे मैं आपने इंटरव्यूज़ देखे हों, तो मैं हर बार कहता हूँ कि खाना खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बट बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का मतलब, हमने जब ये फैसला करा था, हमने ये करा था कि चाहे 100 आदमी को खाना खिलाएँ, 50 को खिलाएँ, देसी घी का खाना होगा, बासमती चावल होगा, जो हम जैसा खाना घर में खाते हैं, वैसे ही खाना हम उन जरूरतमंदों को देने का प्रयास करेंगे। ये एक छोटा-सा अपना मेन और आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग मेरे से कई बार कहते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है मेरीन में है, सुपरिटेंडेंट है, हांगकांग में सेटल्ड है। बेटी मेरी मीडिया में है, हैदराबाद में सेटल्ड है। दामाद जी हमारे डेलॉयट कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं। और हम 2 मियाँ बीवी हैं, कितना चाहिए? भगवान की दुआ से आप, मैं हर एक से कहता हूँ कि जब आप आते हैं यंग एज में, आपको क्या चाहिए होता है? आप भगवान से क्या माँगते हो? एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, थोड़ा-सा बच्चे सेटल हो जाएँ। भगवान ने सब कुछ मुझे दिया। अब भगवान भी कहते हैं बेटा तेरी सारी मुरादें पूरी कर दी, अब लाइन से हट जाना बेटा, तेरे पीछे बहुत लंबी लाइन लग रही है, बहुत लोग खड़े हैं। तो आप ज़िंदगी में जो चाहिए, ये तीसरा सबक आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, सैटिस्फैक्शन की लिमिट ज़रूर फिक्स करिए आप। आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, तो आपको ये फैसला कर लेना है कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है। और जब वो उसे अचीव कर लें, तो अपना जीवन आप समाज को वापस दें। समाज से जो आपने लिया है, अगर हम समाज को वापस नहीं करेंगे, तो वो संस्कार वहीं के वहीं खत्म हो जाएँगे, एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। मैंने जो सोचा, भगवान ने मुझे दिया, और इससे ऊपर क्या चाहिए और किसके लिए चाहिए, ये बताइए? आज मेरे पास भगवान की दुआ से 2 शॉप्स हैं। एक दुकान मैंने, जैसे मलिक साहब ने बताया अभी, कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से कर रखी है, सस्ती दवाइयाँ। एक एलोपैथी की दुकान है, वो प्रॉपर मेडिकल स्टोर है। ये शॉप के अंदर टोटल सोशल काम करते हैं हम यहाँ पर। कोई इसके अंदर वो जैसे रोटी, कपड़ा और दवाई वाला। और एक जो परेशानी नहीं है, उतना भगवान ने दे रखा है।
तो आप इतनी मारामारी क्यों करें, किसके लिए करें? अब आपने कहा ये जज्बा कहां से आया, कैसे आया? मैं अपनी जिंदगी एक पार्क में बैठ के क्या करते हैं बातें, अगर मेरे जैसी उम्र के लोग अगर पार्क में बैठ गए तो हम लोग क्या बातें करेंगे आपस में? सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, इसने ये नहीं करा, हम क्या कर रहे हैं? मलिक साहब, मैं मानता हूं कि 60 साल से ऊपर एक नई जिंदगी होती है, और ये एक ऐसा होता है, आज तक तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सेटल में कि कैसे इनकी शादियां होंगी, कैसे, इसी उलझन में रहे। अब तो कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। अब तो सबसे मस्ती की जिंदगी है। अब हम फ्री होके अपना समाज को दे सकते हैं। हाँ, बुढ़ापे के लिए पैसा होना जरूरी है, आपके अपने लिए होना जरूरी है। बच्चे बहुत समर्थ हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी तो आप अपना जीवन क्यों नहीं देते जो देना चाहते हैं? आप दीजिए ना, कि जो मैंने एक्सपीरियंस है वो वेस्ट जाएगा अदरवाइज। तो ये एक छोटा सा, ये मेरा दादी की रसोई को लेके था। उसके बाद में जब हमने भोजन शुरू करा तो इत्तेफाक से उसी टाइम कपड़े भी लेके लोगों ने कहा, कि निहार का लड़की है जिसने शुरू करा था, उसका शादी हुई थी। उसने कहा अंकल ये शादी का लहंगा है, किससे किसी की शादी करा दीजिएगा। तो वो एक कंसेप्ट है, हमने फेसबुक पे डाला, जितने शादी के उनके लहंगे कुर्ते या शेरवानीज वगैरह थी, लोगों ने वहां लाके डोनेट करना शुरू। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपए के लहंगे कुर्ते शेरवानीज। और बड़ा जिम्मेदारी का होता है कि अगर मैं किसी को दे दूं, उसका बेचारे का, जिसने विश्वास करके चीज दी है और आगे चली जाए। तो ये भी एक सिस्टम शुरू हो गया। तो शादियां लोग करते हैं, हम 12-14 शादी इससे करा चुके हैं। प्लस बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े होते हैं हमारे आपकी टाइम में तो हमारी मम्मी वगैरह, हमें याद है, बर्तन मिल जाया करते थे। कपड़े, पुराने कपड़े देके बर्तन आ जाते थे। अब तो वो भी नहीं होता। अब इनके, अच्छा, हमारे कपड़े फट भी जाते थे, अब तो फटते भी नहीं है। और मैं बच्चों से भी कहता हूँ, अपनी मिसेज से भी कहता हूँ, 2 बार तुम्हारी फोटो खिंच जाती है अगर एक लेडीज की, तो फिर उसके बाद में वो कपड़े पहनती नहीं है आप लोग। तो वो कहती है इसका करें क्या, इसके तो शादी में फोटो खिंच गई थी, उसमें खिंच गई थी। तो यार इतने महंगे महंगे कपड़े तुम 2 बार के लिए ले रहे हो। तो वो सारे हमें देना शुरू करे। वो हमने 10 रुपए में देना शुरू करा। अब उसका कंसेप्ट देखिए कितना है। हम और आप मॉल में जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, सब जाते हैं, पापा ये दिखवाइए, ये वाला लेना है, उनको चॉइस मिल रही है। आप अपनी मेट को, अगर अपने घर की मेट को आपने 10,000 का भी सूट दे दिया, आपने उसे चॉइस नहीं दी। हम वहां पर चॉइस दे रहे हैं। और एक तरह से मलिक साहब, मैं अंग्रेजों को फेल कर रहा हूं। अंग्रेजी कहावत है ना, बेगर सेज नो चॉइस ना। यहाँ पर दिस इज द ओनली प्लेस जहां जरूरतमंदों को हम चॉइस दे रहे हैं, अपनी मर्जी का लेते हैं, 10 रुपए में भी। बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, क्योंकि मैंने वहां फिक्स करा है 15 दिन में एक बार एक कपड़ा ले सकता है कोई, क्योंकि मिसयूज ना करें। जब सामान दिखता है ना, ये भी दे दो, ये भी दे दो, वहां पर हमें नीडी लोग होने चाहिए, ग्रीडी नहीं होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। तो एक मेड टाइप की, और बहुत हरिजन बस्ती है बराबर से, वहां से आई। उसने करीबन आधा पौना घंटे अपनी साड़ियां निकलवाई, ये दे दो, ये खा दो। फिर चलने लग गई, 10 रुपए में बोली पसंद नहीं आ रहा। हमारे लड़के और हम लोग हंसने लग गए। मैंने कहा 10 रुपए में भी तुझे चॉइस? बोले अंकल फिर आप दोबारा नहीं देंगे ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं नहीं लूंगी। ये भी दिखाया है कि 10 रुपए में अगर तुम्हें चॉइस मिल रही है तो अपनी चॉइस के ही लो, ये नहीं कि जबरदस्ती लेके जाना है। फिर मैंने पहले दिन था, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बेटे ये ले जाओ, कल फिर आ जाना, जो नया स्टॉक आएगा फिर भी दे दूंगा मैं तुम्हें। तो ये एक उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई। तीसरा जो आपने दवाइयों वाली बात कही, एक्चुअली क्या होता है, मैं तो यहाँ जिलाध्यक्ष था केमिस्ट एसोसिएशन में, जब मैंने ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकार की, मैं आज बड़े गर्व से कहता हूं कि हिंदुस्तान में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सरकार ने चाहे जितनी योजनाएं रखी हो, इससे बढ़िया योजना हो ही नहीं सकती कोई। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो जो इस समय सुन रहा है, अगर आपके घर का बजट 10,000 रुपए है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की पूरे इंडिया के अंदर बहुत ब्रांचेस हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको आसपास मिल जाएंगे। आपके घर का बजट 2,000 रुपए पे आ जाएगा। इतनी अच्छी और सस्ती दवाइयां हैं। कोई कैप्सूल 12 रुपए का यहाँ 2 रुपए का मिल जाएगा। कोई 35 रुपए की गोली, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 से 1.5 रुपए में हमारे यहाँ मिल जाती है। तो ब्लड प्रेशर की, शुगर की, बहुत जो कॉस्टली कॉस्टली मेडिसिन हैं, ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना शुरू करी है। इसे एक बार ट्राई जरूर करें। लोग कहते हैं, सवाल एक पूछते थे मेरे से शुरू में कि साहब ये ब्लड प्रेशर की दवाई असर करेगी नहीं करेगी? मैंने कहा यार एक बार महंगी खाते हो ना तुम, एक पत्ता ये ले जाओ। बीपी तो कोई ऐसा है नहीं ना, खाइए, बीपी चेक कराइए, अगर ठीक आ रहा है तो महंगी और सस्ती क्या देख रहा है भाई तू? तुम तो ये देखो कि मेरा असर हो रहा है नहीं हो रहा। और विश्वास नहीं करेंगे, लाइन लगती है,
और जो एक बार ले जाता है उसको पता है कि क्वालिटी है। तो रोटी कपड़ा और दो भाई, अंडर वन रूफ। और बड़ा अच्छा लगा, इस बार राष्ट्रपति जी ने भी बुलाया था, वहां पे भी। मैं मानता हूं गंगा हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, अगर ऊपर गंगा स्वच्छ है तो नीचे भी मिलेगी। हमें बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों को भी कभी किसी को सौभाग्य मिले राष्ट्रपति जी से मिलने का, तो इनसे सज्जन पुरुष आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बातचीत करी और जिस तरह से हम लोग को इंटरेक्शन हुआ, तो उनसे भी बड़ी सीख मिली। हर आदमी एक दूसरे से सीखता है। और आज उसके बाद में जो हमने और भी चेंजेस लाए, वो राष्ट्रपति जी की अ, सलाह से, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को करा था, कोविंद जी ने। यही कुछ छोटे मोटे हैं जो मेरे संस्मरण हैं। और मैं हर एक बच्चे से बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी कैंपस है, अंकल हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा बेटे, बिल गेट्स की एक बहुत अच्छी कहावत है, वो कहता है मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये डायलॉग देने से पहले बेटा पैसा बहुत इतना जरूर कमा लो, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। जिंदगी में हमने भी बहुत कष्ट है, हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कष्ट देखे। मेरे को मकान बेचना पड़ा था सन 2000 के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी सभी के साथ आती है, बट आप पहले इतना कर लें कि आपका बुढ़ापा सही से हो, उसके बाद में आप समाज को अपने को समर्पित कर दें। शुक्रिया। काफी रोचक आपका अब तक का एक सफर रहा है। और जैसे आपने कहा कि राष्ट्रपति जी ने भी आपके कार्यों को सराहा है, और नोएडा में भी आपके जो केमिस्ट एसोसिएशन है उसके आप पिछले 25 साल से अध्यक्ष लगातार बने हुए हैं। मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ और आपकी मम्मी जी के बारे में सोचता हूँ कि आपकी मम्मी जी उस दिन चाहती तो कुछ और भी कह सकती थी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी वगैरह से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो कहते हैं माँ तो हमारी प्रथम गुरु है, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन कहते हैं कि गुरु का सिखाने का तरीका बहुत अलग होता है। वो हमें अगर आपको याद होगा कि एक बार गौतम बुद्ध जी ने एक पत्थर अपने शिष्य को दिया और कहा जाए इसकी कीमत पता करके आ मार्केट में। शिष्य को नहीं पता था कि वो हीरा है या वो एक अनमोल पत्थर है, ठीक है। लेकिन जब वो पहले सब्जी वाले के पास गया, फिर उसके बाद वो एक सुनार के पास गया, फिर उसके बाद वो एक जौहरी के पास गया, और जौहरी ने जो उसको कीमत बताई, वो कीमत सुनकर वो वापस गौतम बुद्ध जी के पास आया और कहा आपने ये इतनी कीमती चीज मेरे हाथ में क्यों दी? जब आपको पता था कि इसकी कीमत क्या है, तो आपको मुझे पूरे बाजार में भटकाने की क्या जरूरत थी? तो गौतम जी ने ये कहा कि मैं चाहता था कि मैं तो कहूंगा वो तो तेरे लिए परम सत्य है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूँ, तो मैं जो कहूंगा तो उस पर विश्वास कर लोगे। लेकिन एक होता है गुरु ने कहा मैंने सीख लिया, मैंने समझ लिया, मैंने उसको सत्य मान लिया। एक होता है कि खुद अपने एक्सपीरियंस से जाकर उस चीज की कीमत को समझना, उस बात की कीमत को समझना। अक्सर स्कूल्स में टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखा रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं या इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, या जैसे आज हम सेशन में बैठे हैं, आप भी हमारे टीचर की तरह हमें बता रहे हो, हमें शायद इतना इस बात का महत्व इस वक्त नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब हम खुद उस परिस्थिति में से गुजर रहे होते हैं, उस परिस्थिति को देखते हैं अपनी आंखों के सामने, तो हमें तब पता चलता है कि ये परिस्थिति इतनी भी आसान नहीं है या इतनी भी छोटी बात नहीं है, जितनी सरलता से और जितने आराम से इस बात को हमें बता दिया गया। और ये भी एक सत्य है कि इंसान को उस चीज की कोई कीमत नहीं होती जो उसको थाल में परोस के उसको दिया जाए। कुछ दिनों के बाद वो थाल में परोस के जो उसे मिलता है, उसको वो अपना हक मानना शुरू कर देता है। ओके, तो काफी अच्छी बात है कि आपने
सिर्फ केवल अपनी माँ के सपने पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इस इच्छा को भी पूरे करते हुए उसके आगे भी बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ समझने की कोशिश की। शायद मेरे ख्याल से आपकी मम्मी भी उसी गुरु प्रकार होगी जो चाहती होगी कि आपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी जाना है, समझा है, किया है, जैसे जिस घटना का आपने हमें उदाहरण दिया कि किसी ने आपको कहा कि आप कोई पुलिस वाले थोड़ी हो जो मुझे रुकवा रहे हो। अ, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई सोशल इनिशिएटिव करने जाते हैं, या तो हमारी एरोगेंस इतनी होती है कि हम ये समझने लगते हैं कि बस हम दुनिया की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग हमारी बात सुने, या फिर दूसरों को वो बात पचती नहीं है कि भई ये कैसे मुझे रोक सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी माताजी ने आपको इस कार्य के बारे में प्रेरित करके शायद जीवन के उन और बातों के बारे में और उन और एक्सपीरियंसेस के बारे में सिर्फ आपको ही नहीं, अगर वो आपको ये बात नहीं कहती, तो आज ये बात आप हमारे साथ नहीं शेयर कर रहे होते। और हमारे साथ ही क्यों? मेरे ख्याल से आप आपके इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाखों में फॉलोवर्स हैं। 200 मिलियन। अगर हम आपके या क्या आप आपके मेरे ख्याल से लाखों में फॉलोवर्स हैं, मैं शायद यूट्यूब और इंस्टाग्राम अगर इन सब चीज़ों को चेक किया जाए तो। तो ये तो भई कोई सेलिब्रिटी के पास भी इतने फॉलोवर्स नहीं होते हैं और इतने ग्राउंड रियलिटी के साथ आप काम कर रहे हो, इतनी हम्बलनेस के साथ काम कर रहे हो, जितने एक्चुअली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये भी है कि आपने जितना आसानी से इतना सब कुछ कह दिया, ये बात इतनी आसान नहीं है। जैसे नवरात्र चल रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले जब आपसे बात की थी तब मैंने आपको कहा था कि श्राद्ध में सिर्फ 2 दिन कौवों को खाना खिलाना होता है, तो पूरा घर आगे-पीछे भाग रहा होता है। नवरात्रों में 1 दिन 9 कन्याओं को खाना खिलाना होता है, तो सारा घर इधर-उधर भाग रहा होता है, अरेंजमेंट करते हुए। 1 दिन की शादी होती है तो 1 महीने पहले से काम शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, शादी में कहते हैं कि अगर खाना ढंग से नहीं बना तो शादी बिगड़ने का खतरा सबसे बड़ा होता है। तो सोचिए, आप रोज देसी घी में खाना बनाते हो, रोज उसे एक स्पेसिफिक टाइम पे लोगों को परोसते हो। और देखिए एक और चीज भी है इसमें, अ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि आपने देखा होगा लोग छत पर कबूतरों के लिए पानी रख देते हैं, दाना डाल देते हैं और बहुत सारे टाइप के पंछी वहां पे आकर वो पानी पीने की उनको आदत पड़ जाती है, वो दाना खाने की उनको आदत पड़ जाती है और किसी दिन फिर आप नहीं होते हो, लेकिन वो पंछी को तो नहीं पता होता कि आप नहीं हो आज। एक तरह से वो पंछी आप पर निर्भर हो जाता है। तो वो जो एक अच्छा काम आप कर रहे होते हो, कहीं न कहीं आप उस पंछी को एक आदत डाल देते हो कि यहाँ पर मुझे आराम से दाना और आराम से पानी मिल जाएगा। मैं इसी बात से काफ़ी हैरान हूँ कि आप एक होली का दिन छोड़कर बाकी सारे दिन इस नेक कार्य में लगे रहते हो। तो आप करते कैसे हो ये सब कुछ? क्या आपको मैडम कभी रोकती नहीं है कि भई मुझे भी तो मन करता है बाहर जाने का, मुझे भी तो वैकेशंस जाने होते हैं? या फिर बेटा नहीं कहता है कि पापा कभी हांगकांग भी आ जाया करो मेरे पास? या बेटी नहीं कहती कि पापा कभी मेरे पास भी तो आ जाया करो? या फिर कभी वो आपसे मिलने नहीं आ जाते? आई मीन सामाजिक प्राणी है इंसान, तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप कैसे बैलेंस करते हो इन सब चीज़ों को? बिल्कुल सही मलिक साहब। जब आपने बताया कि वो दरोगा वाला एग्जांपल, तो वो दिल को छू गया था। मैंने कहा यार ये सच में इसने जो जब हमने दादी की रसोई शुरू करी, तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वहां एक हमने पॉइंट लिखे हैं, 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो वहां पर है कि आपको लाइन में लग के सिविक सेंस देने की कोशिश करी। वहां हमने कहा जो भी खाना खाएगा पहले तो प्रॉपर लाइन मेंटेन करेगा। अब तो कोरोना का टाइम है तो उसमें डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। उस टाइम पे पहले के टाइम में भी हमने कहा एक लाइन मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा, पैसे अपने हाथ में 5 रुपए का सिक्का निकाल के रखना पड़ेगा। 90% लोग, हम और आप भी जाते हैं पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ये आप लोगों के सबको बता रहा हूं। जब हमें 100 रुपए का पेट्रोल पड़वाना पड़ता है, जब पूरा पेट्रोल पड़ जाता है, फिर उसके बाद में हम जेब में हाथ डालते हैं, फिर पर्स निकालते हैं, फिर पैसे देते हैं, फिर लेते हैं। पीछे वाला खड़ा है, उसके समय की भी वैल्यू है। अगर आपने 100 रुपए का पेट्रोल पड़वाया, 100 रुपए निकाल के पहले रख लीजिए।
तो वो समय बचेगा, पीछे की लाइन बचेगी। ये बात हम नहीं सिखा सकते थे। वही आपने कहा, अगर किसी को कहो तो कहते हैं तुम कौन हो कहने वाले। ये हम वहां पर, अब लोग मेरे से वहां पूछते हैं कि आप दरोगा? यस, दादी की रसोई का दरोगा मैं हूं। मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्त नंबर 1, लाइन में लगी है, 5 रुपए का सिक्का हाथ में रखिए। अगर आपके पास चेंज नहीं है, सामने मेरी दुकान है, वहां से आप चेंज करा के ले आइए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपकी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में लगेगी। आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा, आजकल हर घर के अंदर 2 गाड़ी रखने का फैशन हो गया है, और इतनी ज्यादा सड़कें भर चुकी हैं कि हमारे पास पार्किंग नहीं है। लोग 90% केस में प्रॉपर पार्किंग नहीं लगते, टेढ़ी गाड़ी खड़ी करते हैं जिसमें 3 गाड़ी की पार्किंग खत्म हो जाती है। ये हमने अपने दादी की रसोई में फिक्स करा है। अगर आपकी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में नहीं है, आपको खाना नहीं मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगता है, कई बार रिक्शा वाला कहता है, कोई आया ना, उसने अपना स्कूटर टेढ़ा लगाया, बोला दादी की रसोई जा रहा हूं, बोले हाँ, बोले पहले स्कूटर सही कर ले भाई, खाना नहीं मिलेगा जब तक स्कूटर सही नहीं होगा। कहने का मकसद, रिक्शा वाला उसको समझा रहा है आप गाड़ी वाले को कि भाई तुम्हें गाड़ी यहाँ पर कायदे से लगानी है। तो मेरा वहां पर जो ये सारी, हाँ, बच्चे आते हैं बगैर हेलमेट के खाना नहीं दूंगा। अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कई बार देखता हूँ एक ही हेलमेट को बच्चे इधर उधर घूम घाम के अपने करते हैं कि अंकल हमारे पास है। मैं देख रहा हूँ कि ये एक ही हेलमेट को 4 बच्चे खाना ले रहे हैं, बट जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो जा रहा है। तो वहां का वो दरोगा वाला डायलॉग खत्म कर दिया। यस, अब मैं वहां का दरोगा बन चुका हूँ। जो मैं चाहता हूँ वहां पर सिविक सेंस भी देना चाहता हूँ। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी दिल की इच्छा है, हिंदुस्तान में हम लोग सारे बहुत अच्छे हैं, बट हमारे अंदर कमी है। हमारे यहाँ एक क्लास जरूर होनी चाहिए, नर्सरी से शुरू होनी चाहिए सिविक सेंस की। और उस सिविक सेंस की क्लास में डिस्टिंक्शन जिसकी नहीं आएगी उसे फेल माना जाएगा और उसे पास नहीं करा जाएगा। हमारे यहाँ जब तक पढ़ाई होती है तो एक क्लास 1 घंटे की सिविक सेंस की हमेशा रहनी चाहिए। आप मलिक साहब, कोई भी अगर यहां से विदेश जाता है, के साथ वहां हॉर्न नहीं बजता, और आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बाहरी गाड़ी के आगे लिखा होता है हॉर्न प्लीज। मतलब यहाँ सरकार खुद कह रही है हॉर्न बजाइए। आप बाहर जाके जो सिविक सेंस देखने हुई चीजें आती हैं वो इतनी बढ़िया होती हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। तो आपके माध्यम से भी, सबके माध्यम से मैं कहूंगा, एक क्लास के अंदर एक सेशन जरूर होना चाहिए, और उसके अंदर पासिंग मार्क्स 33%, 50% नहीं, 75% से ऊपर, मतलब आपको उसमें पास होना जरूरी है। हमें अपने बुजुर्गों का संस्कार कैसे देखना चाहिए, हमें नमस्कार, मतलब हर चीज सिखाई जानी चाहिए वहां पर। क्योंकि अब जो हमारे यहाँ हो रहा है आज की डेट में, पता सबको है रेड लाइट पे रुकना है, लेकिन रुकता कोई नहीं है। सबको पता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये एक क्लास, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप पीएचडी कर रहे हैं तब भी आपको जरूरी है, और उसमें 75% मार्क्स लेने जरूरी है। ये एक ऐसी क्लास होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मैं मलिक साहब आप लोगों से सबसे कहता हूं, अगर एक रिक्शा के अंदर 20 बच्चे बैठे दिख रहे हैं, कितने लोगों ने टोका आज तक? अगर किसी स्कूल के बाहर कहते हैं बच्चों को स्कूल मोटरसाइकिल स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, कहते हैं उनके पिताजी ने दे दी, मैं क्यों टोकूं? ये सवाल होता है। अगर आज तक आपने भी नहीं टोका बिल्कुल। होगा, मैंने भी नहीं टोका, कोई नहीं टोकने को तैयार, तो हम समाज को बदलने की बातें करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं वही चीज आ रही है, हम दूसरों को कहते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने से शुरू कर दीजिए, 5 घर इधर 5 घर इधर, हम इनको ठीक कर लें। मुझसे लोग कहते हैं हम 500 आदमी का खाना कैसे खिलाएंगे, जो आपने कहा कि इतना बड़ा काम कैसे करते हैं। मैं, किसने कहा तुमसे 500 आदमी का खाना का? बहुत फोन आते हैं मेरे पास, 5 आदमी से शुरू कर दो। अरे आप 10 आदमी से कर दीजिए। आपके पास अखबार वाला आता है, दूध वाला आता है, स्वीपर आता है, 10 आदमी को खाना उन्हीं को दे दिए। आपके अंदर भावना होनी चाहिए देने की। लेडीज से कहता हूं, आपकी जो किटी पार्टीज होती हैं, 10-10 आदमी का खाना बना के लाइए। आप लोग अपनी जरूर खेलिए हाउजी वॉजी जो खेलना है, और उसके बाद में 10-10 आदमी का खाना लेके जहां जानी है पार्किंग के लड़कों को बुला के खाना खिलाइए। कितना अच्छा लगेगा, आपकी किटी पार्टी भी हो गई, ये भी। तो सोशल वर्क कहने से नहीं, आपके अंदर भावना होनी जरूरी है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब छोटा सा होता है एग्जाम्पल, कुछ लोग मेरे से कहते हैं, बहुत अब ऊपर वाले की दुआ से करीबन 400-500 जगह पूरे भारत में ये शुरू हो गया है, और कुछ लोगों का फोन आया, अंकल मुझे 6 महीने हो गए करते हुए, बहुत अच्छा लगता है, आपकी प्रेरणा से हुआ। मैंने कहा बेटा ऐसी कंटिन्यू। अंकल मेरी वीडियो कब बनेगी? मैंने कहा यार ये अगर वीडियो के लालच में कर रहा हो तो बेटा कल बंद कर दो। अगर अगर आपने ये सोचा इसके बदले मुझे क्या बिल्कुल मिलेगा, सही कहा आपने। तो करना बेकार है। क्योंकि वीडियो आनी होगी, आएगी। तो जो आपने बताया कि लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, जो हम सीखते हैं। मुझे एक इंस्टेंस बहुत अच्छी तरह से याद है।
कि वो सिखाया जाता था कि अर्जुन से कहा गया सिर्फ आंख में निशाना रखना, इधर उधर नहीं देखना, वो तीर चलाते हुए अर्जुन का निगाह सिर्फ आंख में थी, इसलिए उसका निशाना सही लगा। सेम चीज यहां पर है, आप जिस काम को भी कर रहे हैं, अगर अर्जुन की तरफ से, ये बात एक्सपीरियंस से नहीं आई है, उस टाइम हम समझा रहे थे, हमें पढ़ाया जा रहा था, हमें समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों कह रहा है टीचर हमारा ऐसा, लेकिन आज समझ में आती है। अगर मैं दादी की रसोई चला रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही देखना है। घोड़े के आगे भी ना वो चमड़े का पट्टा डाल देते हैं, जिससे सिर्फ रोड दिखनी चाहिए, अगर इधर उधर देख लेगा तो भटक जाएगा। तो घोड़े की तरह से बस यहां पर देखते हैं और ये सीधे सीधे चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, पहले हम लोग सड़क पे लगाते थे, तो किसी को गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली। एक दिन आए, गर्मी हो रही थी, उसने ये नहीं देखा कि ये बुड्ढा आदमी यहाँ पर खाना बांट रहा है, शर्म नहीं आती, पार्किंग की जगह खा जाते हैं आप लोग, फलाना ढिमाका, बहुत उसने बहुत गालियां दी। मैं हाथ जोड़ा, मैंने मैडम बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ध्यान रखूंगा। आपको हाथ जोड़ना आपका फर्ज बन गया। कहते हैं ना, अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, अगर वहां झगड़ा शुरू कर दिया सब बेकार है। हर आदमी आपको कुछ ना कुछ कह के चला जाएगा। एक साहब आए, कह लगे चंदा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता होगा खन्ना जी, इसीलिए कर रहा हो तुम, वरना को धूप में खड़े होकर कौन बांटेगा। मैंने कहा भाई साहब, इतना पैसा आ जाता है कि आप भी शुरू कर दो, इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है, कम से कम गरीब तो खा रहा है। क्या कहो आप, मतलब वो आप इन बिल्कुल। चीजों को मना नहीं कर सकते। मुझसे कहा जाता है सिर्फ दादी की रसोई ऐसा है प्लेटफॉर्म हमारा, हम हर एक से कहते हैं दान, हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगते हम लोग। हमारा शुरू से एक डायलॉग है इसके अंदर, जिस दिन से लॉन्च करा था, दान हमेशा चल के दिया जाता है, अब भीख हमेशा मांगी जाती है। तो जो भी एनजीओ कहता है कि मुझे दान दीजिए, मैं उसे हमेशा गलत मानता हूं। अगर मेरे को नहीं है, मैं दाल चावल और अचार से शुरू करा था, वो जिंदगी भर खिला सकता हूं। आज आपने मुझे डोनेशन दे दी तो मैंने रोटी भी ऐड कर दी, रसगुल्ला है, पेड़ा है, फ्रूट्स है, और अब 5 रुपए का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोल दिया है पिछले 21 अगस्त में, जिसके अंदर बैठने की भी सुविधा है, टीवी लगा हुआ है, सब है। उन जरूरतमंदों को 5 स्टार वाला माहौल भी दे रहे हैं हम। तो ये कहां से हो रहा है? अगर आपने मुझे फंड दिया, पैसे आने बंद हो जाएंगे, किराया नहीं दे पाऊंगा, उसे बंद कर दूंगा, खाना खिलाता रहूंगा मैं। आई मीन, कोई भी चीज होती है तो इसके लिए आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, और सहने में कोई परेशानी नहीं है। उसने कहा, आपने सुना, खत्म करो बात को, अपना जो काम कर रहे हो उसे चुपचाप करते रहिए आप, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। और समय की जो बात आपने कही, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस, मतलब टाइम को लेके। लेकिन ठीक है, अब बेटे ने मेरे से कई बार कहा, पापा आप हांगकांग क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा, बेटे यहाँ का भी देखना होता है थोड़ा सा। तो कहने लगा, हांगकांग में भी दादी की रसोई शुरू कर देते हैं पापा, तब तो जरूर आओगे आप। मैंने कहा हाँ, अगर दादी की रसोई शुरू करेगा तो जरूर आ जाऊंगा। लेकिन भगवान की दुआ है कि हमारा स्टाफ बहुत पुराना है, सब है, तो मेरे एब्सेंस में हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, तो पूरी कहीं दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो देखते रहते हैं। तो लेकिन मैं अपनी मस्ती भी नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि सूडो बन के काम करना है, कि बिल्कुल आज वो धार्मिक ले लिया। हमारे यहाँ आइए, दादी की रसोई में इतनी हंसी मजाक चलती रहती है, सब जो खाने वाला है और हम भी, पूरा मस्ती के साथ में काम होता है। तो कई बार बाहर से लोग आते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार ये बड़ा सीरियस माहौल होगा, सब कहते हैं अंकल हमें लगता ही नहीं, यहाँ तो बहुत मस्ती आती है। तो मैंने कहा, बेटे हमें रोज करना है, अगर हम इस तरह से बिल्कुल चुपचाप बैठ के काम करेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे यार, हमें मस्ती भी देखनी है। तो जिंदगी को एंजॉय करिए, मस्ती के साथ काम करिए, और उससे सोशल मैसेज जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे लोगों ने कहा, आज एक बात और बताता हूं, मैंने यहाँ पर फूड का लाइसेंस ले रखा है। लोग कहते हैं चैरिटी करता है, ये करता है, जो गाली दे। मैंने कहा, भाई मेरी ये रेस्टोरेंट है, ये मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान पे 5 रुपए का खाना बेच रहा हूँ, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा, मैं कमा रहा हूँ। बोले कितना कमा लेते हो? मैंने 5 रुपए में 4 रुपए बचते हैं मुझे। आपको कोई परेशानी है? मेरी दुकान है, मेरा रेस्टोरेंट है ये। तो मैंने फूड लाइसेंस लेके काम कर रहा हूँ, कोई चैरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं। कोई मेरे से कहता है नहीं, मैंने कहा मेरी दुकान है भाई साहब, यही मान लो मेरी दुकान है, दुकान में तो कोई परेशानी नहीं है आपको। अब आप किसी को कहां तक उलझेंगे? आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप इनसे उलझ गए तो नहीं कर पाएंगे आप। और इन चीजों को हिंड्रेंस आती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लेकिन मस्ती के साथ काम करो, क्या परेशानी है? तो यही जिंदगी का फलसफा है मेरा। बहुत ही रोचक, बहुत ही बढ़िया आपने शेयर किया है। और यही मेरा उद्देश्य भी था। देखिए, एक एग्जांपल और अगर देना सिर्फ चाहूंगा मलिक साहब, एक चीज और बताना चाहूंगा। दादी की रसोई के बारे में बताना तो जी जी एक बात, जी। एक इंस्टेंस बहुत प्यारा कि
वहां पर 5 रुपए जो हम लेते हैं वो लोगों के स्वाभिमान के लिए लेते हैं। हम फ्री भी खिला सकते थे, जो आपने जैसे पहले शुरू में बताया था। तो उनको 5 रुपए देते हुए ये लगना चाहिए। जो सबसे पहली बार हमने शुरू करा तो शनिचर को आते हैं पंडित जी, तो आए मेरे पास, बोले जय शनिदेव। मैंने कहा महाराज शनि, बोले जय शनिदेव। मैंने कहा महाराज 5 रुपए तो डालने पड़ेंगे। तो खैर उन्होंने 5 रुपए डाले। फिर उसके बाद में रसगुल्ला, पेड़ा वेड़ा, उनको 70-80 रुपए का सामान। सामान तो अच्छा। मैंने कहा पंडित जी बस 5 रुपए, ये आपके हमारे को 500 रुपए के बराबर है, ये जरूर चाहिए। बोले हमसे कोई नहीं लेता। मैंने कहा पंडित जी हम तो हर एक से लेते हैं, हर एक से लेना फर्ज बनाया। फिर क्या हुआ, बोले साहब लोगों को एजुकेट करना बड़ा मुश्किल काम है। एक दिन एक साहब आए, तो वहां पर वो 4 आदमी थे, 20 रुपए निकाले, बोले इन 4 आदमी को खाना मेरी तरफ से दीजिए, 20 रुपए डालने लगे। मैंने कहा इधर आइए अंकल जी। मैंने कहा ये बच्चे जो है, ऊपर एक हमारे यहाँ 3 स्टार रेस्टोरेंट है, वहां 300 रुपए प्लेट है। मैंने कहा ये 5 रुपए में तो रोजाना खा लेते हैं। वो एक रेस्टोरेंट है, वहां कभी नहीं गए बेटे। मैंने कहा ये चारों से, मैंने कहा अंकल के साथ जाओ, ये तुम्हें वहां पे आज खाना खिलाएंगे 300 रुपए प्लेट। अब अंकल जी दाएं बाएं देखे, 20 रुपए में तो समाज सेवा बड़ी अच्छी लग रही थी। बोले वो तो 1200 रुपए लग जाएंगे। तो मैंने कहा साहब इसमें क्या परेशानी है, समाज सेवा है, आपको अच्छा लगेगा, इन बेचारों ने कभी खाया भी नहीं है। बोले मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने कहा समाज सेवा करने के लिए कहा किसने आपसे, जब नहीं कर सकते, दूसरा कर रहा है उसे करने दीजिए आप। 5 रुपए तो इसकी भी कॉस्टिंग नहीं है। 90% लोग कहेंगे कि हम भी खाना खिलाना चाहते हैं, हमें 50 आदमी का खाना दीजिए, हम भी बांट देंगे। मैंने कहा मुझसे क्यों लेके जा रहा हो भाई। बोले आप सस्ता देते हैं ना इसलिए। मतलब आप ये भी समझाना बहुत मुश्किल काम है भाई, 5 रुपए कॉस्टिंग नहीं है। तो आपको कई बार रूड होना पड़ता है कि भाई कॉस्टिंग ज्यादा है, मैं कम में दे रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है। तो वही वाला हिसाब कि वो पाकिस्तान होता है ना, अमेरिका से लोन लेके बांग्लादेश को बांट देता है। तो यार जब तुम्हारे पास खुद नहीं है तो तुम लोन लेके क्यों बांट रहे हो किसी को, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एजुकेट करने की एक चीज आ जाती है। ये एक स्टेज था कि 5 रुपए स्वाभिमान है, खुशी खुशी दीजिए, हक के साथ अपना खाना मांगिए आप। सो जैसे मैंने कहा कि काफी रोचक रहा आपकी बातें सुनना और आपके एक्सपीरियंस को महसूस करना। कैसे 1 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। और अब हम अपने प्रोग्राम के कंक्लूजन पार्ट में आ चुके हैं। देखिए एमएक्स इंस्पायरिंग सीरीज का मतलब ही ये है कि हम चाहते हैं, एम का मतलब होता है उद्देश्य, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणा देना। उद्देश्य ऐसा हो और आपकी उद्देश्य को प्राप्ति की जो क्या कहते हैं ना जर्नी हो, वो ऐसी हो कि आप और लोगों को भी इंस्पायर कर सको। आज जब हमने दादी की रसोई के बारे में, आपके बारे में, आपकी मम्मी जी के बारे में और आपके पूरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, और आपके पास जिस प्रकार के यू नो व्यक्ति आते हैं और जिस जिस प्रकार की परिस्थितियों से आप गुजरे हो, उसमें एक चीज हमने जो समझी है वो ये है कि एक समाज सेवा करना आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पे उपकार कर रहे हो। जहां आप दूसरे पे उपकार या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो वो समाज सेवा नहीं है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि अपना घर फूंक के दूसरे को दिवाली दिखाना जरूरी है। समाज सेवा करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम एक चैरिटी की तरह करें। उसे हम अ, एक उपक्रम की तरह भी कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव की तरह भी कर सकते हैं, जिसमें बिना नुकसान खाए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, लोगों को प्रेरणा देकर भी अपने साथ जोड़ा जा सकता है और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया जा सकता है। तीसरी बात कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको नकारात्मक लोग जिंदगी में जरूर मिलेंगे, जो आपको ये कहेंगे कि तू ऐसा, तू वैसा, या ये काम ऐसा, ये वो काम ऐसा, या मैं करता तो और ज्यादा अच्छा होता, ये कैसे किया है। मेरा कहने का मतलब है कि ये उस प्रकार के लोग होते हैं जो आंखों से नहीं, जो दिमाग से अंधे होते हैं, जो मन से अंधे होते हैं, और उनका कोई भला नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा, क्योंकि इसके लिए कोई दवाई नहीं आज तक बनी है कि इन लोगों की जो बीमारी जो ये संसार में बांटते फिरते हैं, उस बीमारी का बहुत ही हानिकारक असर पड़ता है हर व्यक्ति के ऊपर। कोई सच्चे दिल से भी करना चाहे या कुछ नया करना चाहे, अक्सर मैंने देखा है, मैं 15 साल कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, मैंने देखा है बहुत अच्छा इंजीनियर होता है, लेकिन उसके आसपास में जो हम कहते हैं उसकी संगत या उसके सीनियर,
या उसका आसपास का माहौल अगर नकारात्मक हो तो अच्छा खासा इंजीनियर भी कहते हैं कि बेकार हो जाता है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। आपके इस उपक्रम से हमने ये सीखा कि आप सोशल सर्विस विद सोशल एजुकेशन भी कर सकते हो। जो आप जैसे आप कह रहे थे कि सिविक क्लासेस होनी चाहिए, तमीज क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें बच्चों से सीखने की जरूरत है कि तमीज होती क्या है। मैंने अक्सर देखा है बच्चों में तमीज बड़ों से ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो मन होता है वो निर्मल होता है, वो पवित्र मन होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, स्वार्थ और लोभ या यू नो दुनिया भर की वो नेगेटिविटी हमारे अंदर भरती चली जाती है, और उस वजह से हम में से वो जो तमीज या तहजीब वाला जो या संस्कार वाला जो हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाता है। इसलिए लोग सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, पैसा भी खूब कमा लेते हैं, गाड़ियों में भी खूब घूम लेते हैं, लेकिन इज्जत नाम की चीज नहीं होती है। उनके सामने से हटते ही लोग उनके बारे में जो बातें करते हैं, शायद वो अगर वो अपने सपनों में भी सुन लें तो फिर दोबारा उस जगह पे नहीं जाएंगे। सो एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है और एक बेहतर इंसान कैसा होता है, और मैं तो आज इस फोरम पे आपकी माता जी को धन्यवाद दूंगा। भगवान उनकी आत्मा को परम शांति दे, सुख दे, और वो तो आपके इन कर्मों से मिल ही गई है उन्हें कि ऐसे गुरु मंत्र हर माँ अपने बच्चे को दे, हर पिता अपने बच्चे को दे, हर बुजुर्ग अपने आने वाली पीढ़ी को दे, जिससे ये संसार धीरे 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 एक खुशहाल जगह बने, ना कि एक लोभ और जेलस से भरी हुई जगह बने। सो अनूप जी, टाइम की कमी की वजह से मुझे ये सेशन अब यहाँ पर खत्म करना होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हम सबको कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। इस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स कर लें। हमें जिंदगी में बच्चों के लिए खास तौर से ये है। और मैं बाकी जो आपने सिविक सेंस वाली बात कही, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने निकाला है, ऐसा कोई काम ना करें, अपना आत्म देखें कि मेरी वजह से दूसरे को दिक्कत हो रही है। बस इतना एक पॉइंट ध्यान रखें कि मैं ऐसा कर रहा हूं, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। बस सिविक सेंस का मूलभूत समीकरण यही है कि आप मान लीजिए गाड़ी उल्टी सीधी लगा रहे हैं, तो आपको गाड़ी लगाते हुए यार इससे वैसे मेरे को दिक्कत नहीं हो जाए, या लाइन में या पैसे निकालने में मेरे पीछे वाले को दिक्कत हो रही है, तो आप अपने आप सुधार लाएंगे। बस इतना सोचिए। 2 फार्मूले हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट, बहुत ज्यादा लालची मत बनिए। हाँ, अंबानी और अडानी और टाटा जैसे लोग भी देश की प्रगति के लिए जरूरी हैं, उनको मना नहीं है कि आप ये सोचिए मुझे अडानी बनना है। अडानी के बाद जितना पैसा आया उसको आप समाज को दे दें। आप जितना चाहते हैं, आप 10 करोड़ सोचते हैं, 10 करोड़ के बाद में फिर समाज को दें। सोच लें पहले, एक फिक्स कर लें। और दूसरा मैंने बताया, आपकी वजह से दूसरे को दिक्कत ना हो, ये फॉर्मूला सिविक सेंस के लिए। बस इतनी 2 निवेदन है। और भारत में बहुत इतने संस्कार हैं जो पूरी दुनिया इसकी दीवानी है, और हम दीवानी हैं वहां के सिविक सेंस के। तो बस सिविक सेंस हमारे अंदर आ जाए तो मेरा ख्याल है भारत का वीजा लेने के लिए तो शायद अमेरिका भी लाइन में लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपकी बात को सारांश में कहने की कोशिश करूं तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, या हमेशा अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, मेरे से जुड़े हुए लोगों को कहता हूं कि काम ऐसे करो कि अपने बच्चों की आंखों में देख सको। कल ने अगर आपके बच्चों को पता चले कि आप क्या कर रहे थे, तो आपको शर्मिंदगी ना महसूस हो, और ना ही आपके बच्चों को शर्मिंदगी महसूस हो। लोग आपके बच्चों को जब पुकारे तो आपके बच्चों को गर्व महसूस हो, ना कि उन्हें शर्म आए कि हमें किसके नाम से पुकारा जा रहा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। ये तो शुरुआत है, हम आपसे जुड़े रहेंगे, और जब मैं अब बहुत जल्दी दिल्ली आऊंगा तो आपसे आकर जरूर दादी की रसोई का प्रसाद जरूर ग्रहण करूंगा और आपसे आकर मिलूंगा। थैंक यू। एक फीडबैक फॉर्म हम सब लोगों ने चैट बॉक्स में भेजा है आप सबके लिए।
सारे पार्टिसिपेंट्स कृपया करके फीडबैक फॉर्म को भरकर हमें बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच अनूप जी। आपकी माता जी को भी कोटि कोटि प्रणाम और आपको भी शत शत नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Thank you, Arjun and Rituja. Thank you so much. Thank you, everybody.